refueling की कोई facility थी नहीं. The pilot would have brought it back to station with Mr. Ajit Pawar and it burst into flames. So इसका पूरा FDR cockpit voice recorder सब search करा जा रहा है. It is all going to be put together and then the analysis is going to be done. Was it visibility? Was it wind shear factor? What was it that made the aircraft do crash land and that to an emergency way away from the runway? And why it burst into flames? Because it was fully on fuel. Over to you, ma'am. बिल्कुल. ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. एनसीबी पवार गुट के, अजीत पवार गुट के प्रवक्ता हैं और बहुत करीबी अजीत पवार के रहे हैं. ब्रजमोहन जी, बेहद दुखद ये घटना हुई है और जिस तरीके से हादसा हुआ है, अब उसकी जांच तो की जाएगी, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. आपने ठीक बोला. आज जब सुबह हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है. लेकिन वाकई ये बहुत ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और साथ ही साथ देश की राजनीति में भी ऐसे राजनेताओं की बहुत कमी है जो सुबह 5 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक जनता के संपर्क में रहे, जनता के बीच में रहे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करें. ये एक युग का अंत है. एक बहुत अच्छा राजनेता हम लोगों से हमारे बीच अब नहीं है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार और उनका खुद का भी अपना परिवार इस पूरी बात से अभी भी हम लोग अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहे कि आदरणीय अजीत दादा पवार वो हम लोगों के बीच में नहीं है. वो एक ऐसे राजनेता थे जो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो वायदे और इरादे के पक्के राजनेता हैं. जिससे वायदा करते थे उस वायदे को पूरा करते थे और जब कोई वो इरादा कर लेते थे तो ठान लेते थे तो उसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे, पूरी शक्ति लगाते थे. अभी नगरीय निकाय के चुनाव में भी रात दिन उन्होंने. ब्रजमोहन जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी खामी है. फिलहाल हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद घटना हुई है, अलग अलग वीडियोस भी सामने आए हैं और ये वीडियोस बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना भयावह यह हादसा हुआ है. जब ये विमान क्रैश हुआ उसके बाद किस तरह से इसका मलबा इधर उधर बिखरा हुआ नजर आया, सब कुछ जलकर राख हो गया और एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता इस वक्त किस तरह से भावुक हैं, बिलख रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. तो बारामती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त फूट फूट कर रोते हुए तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, नेता नजर आ रहे हैं. ब्रजमोहन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं. ब्रजमोहन जी, आप तो बहुत करीबी रहे हैं अजीत पवार के, बहुत अच्छे संबंध आपके और व्यक्तिगत तौर पर भी आप उनको जानते हैं. यहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी कितना भावनात्मक जुड़ाव था लोगों के साथ उनका. आज वो बिलख रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं. अजीत दादा पवार की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उनसे कोई व्यक्ति अगर एक बार मिले तो वो फिर उनका दीवाना हो जाता था, क्योंकि वो उसकी हर समस्या के लिए इतना ज्यादा उसमें डूब के उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते थे कि उसको लगता था कि मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ गया जो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. ये उनकी खूबी थी और व्यवहार कुशल थे वो. कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास पहुंचे तो उसकी समस्या को सुनना और उसकी मदद करने की दृष्टिकोण से उसकी मदद करना की शुरुआत करके इस ऊंचाई को छुआ था. और वो देश के एक ऐसे वित्त मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी जो खाली प्रशासनिक दक्षता के साथ ही नहीं बल्कि वित्तीय प्रबंधन में भी बेजोड़ थे. वो उनकी 7.5 लाख करोड़ के बजट का प्रबंधन उनके हाथ में था और उसकी एक एक चीज के बारे में वो जानकारी रखते थे. ये उनकी खूबी थी. उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और अपने किए गए काम के प्रति वो बहुत संवेदनशील थे. अगर उन्होंने कोई वायदा किया है तो लगातार वो फॉलो अप करते थे कि किसी भी हालत में वो काम पूरा हो. ये उनकी खूबी थी. आज इसलिए
बिल्कुल, उनका डिसिप्लिन, उनका काम करने का तरीका, एक लंबा उनके पास प्रशासनिक अनुभव था, लंबे समय तक मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रिकॉर्ड स्तर पर रहे, और उसके साथ ही क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, और अब क्योंकि ये भी कहा जाता है महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड उनके नाम पर है कि सबसे ज़्यादा बजट अजीत पवार ने पेश किया। आज क्योंकि संसद में भी बजट सत्र चल रहा है तो इस बात का भी जिक्र हो रहा है। अजीत पवार के साथ आज जब ये दुखद हादसा हुआ उसके बाद एक पूरा चैप्टर उनके राजनीतिक अनुभवों को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन ब्रजमोहन जी, भविष्य में तो बहुत सारी संभावनाएं उनके लिए थी जिस पर विराम लग गया है, लेकिन उनसे सीख लेने की भी ज़रूरत है। जो लोग आज के समय में राजनीति में आ रहे हैं, जो युवा हैं, क्या उनसे सीखना चाहिए उनको? बिल्कुल, उनसे सीखने की बात ये थी कि वो लगातार 5 बजे से सुबह 5 बजे उठ के रात के 11 बजे तक वो लोगों के बीच में रहते थे, और उनका जो संपर्क था वो एक एक व्यक्ति से वो संपर्क बना के रखते थे। यही उनकी खूबी थी। वो खाली संपर्क बना के नहीं रखते थे, उनका प्रयास होता था कि जिस भी व्यक्ति से संपर्क उनका है उसकी समस्या के समाधान के लिए वो कोशिश करते थे, और वो व्यक्तिगत रूप से भी उस आदमी से अपना संपर्क बना के रखते थे। ये उनकी खूबी थी। इतना बड़ा दायित्व होने के बाद कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के उपरांत भी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी वो उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते थे, टेलीफोन पे बात करते थे। ये उनकी अपनी बड़ी खूबी थी। और मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के राजनेता बहुत मुश्किल से होते हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जनता को हम अपना बना सकते हैं, किस प्रकार से हम जनता के बीच में काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा उनका 40 साल का उनका अनुभव था, और इस अनुभव ने उनको एक परिपक्व राजनेता बना दिया था। और वो इसीलिए महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार का अपना एक व्यक्तित्व था, और उस व्यक्तित्व के आगे मैं सोचता हूँ कि शायद बाकी के जितने राजनेता हैं वो उतना प्रभाव नहीं रखते थे जितना प्रभाव आदरणीय अजीत दादा पवार का था। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, ठीक कह रहे हैं आप। बहुत से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हम आज सुन भी रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कितने वो जुझारू थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे, घर घर तक उनकी पहुंच थी, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता से वो पर्सनली मिलते थे। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे उन्होंने राजनीति के गुण सीखे, और अपने दम पर उन्होंने पवार लेगेसी को यहाँ तक पहुँचाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि मेरा जो उनके साथ अनुभव है, खाली हम लोग उस समय कांग्रेस में साथ काम करते थे, मेरा अजीत दादा से उस समय से परिचय था, और अभी इस दौर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, तब से लगातार मेरा उनसे संपर्क रहता था, और हमेशा मुद्दों पे बात होती थी। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि अगर उनको मैं कोई बात बताऊं तो उस पर वो तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, और तत्काल कोशिश करते थे कि उसका समाधान निकले। संगठन के मामले में भी उनकी जो दृष्टि थी बहुत ही दूर की दृष्टि थी। अभी जब कई राज्यों में हम लोगों ने अपने पार्टी को चुनाव लड़वाया तो हमेशा वो ये कहते थे कि पार्टी का चुनाव लड़ना जरूरी है, हमारी उपस्थिति प्रदेश में दिखनी चाहिए, इसकी चिंता मत करो कि वहां पर हमको वोट कितने मिलेंगे। मूल मुद्दा ये कि हमारे पार्टी के लोगों को, पार्टी के कैडर को ये महसूस होना चाहिए कि अगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं तो उनको हम राजनीति करने का अवसर भी देते हैं। ये उनका सोच था, और इसी सोच के तहत उन्होंने अपने आप को एक प्रदेश से निकल के वो राष्ट्रीय नेता की छवि उनकी बनना शुरू हो गई थी। इसी बीच में ये हादसा हुआ है। मैं सोचता हूँ ये हम लोग बिल्कुल ब्रजमोहन जी, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ थे और आप बहुत करीबी रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी, और उनसे किसी मुलाकात को जब आप याद करते हैं तो हमारे दर्शकों को किस तरीके से आप बताएंगे? मैं सुन नहीं पाया आपने जो बोला, क्यों बीच में टेलीफोन आ रहे थे। जी ब्रजमोहन जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्योंकि आपके खुद भी व्यक्तिगत संबंध उनके साथ थे, तो जब उनसे आपकी आखिरी मुलाकात थी वो कैसी रही, और क्योंकि बार बार आपकी मुलाकातें होती होंगी, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो आज उस मुलाकात के दौरान, कुछ उन्होंने ऐसा कहा हो जो आपको याद रह गया हो? हाँ, अभी आज से 3 दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। तो सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, और हम लोगों ने ये तय किया था कि किस प्रकार से मैं दिल्ली से जो इलेक्शन हो रहे हैं
तो कोई नेटवर्क इशू है, बार बार बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। ब्रजमोहन जी लेकिन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जुझारू नेता थे अजीत पवार और आज भी जिला परिषद चुनाव को लेकर 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। एक बड़ा कार्यक्रम था, तैयारी उनके स्वागत को लेकर हो रही थी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी दुखद खबर सामने आएगी और सुबह सुबह ये जानकारी मिली। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के लिए शोक की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शोक की यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से घोषणा की गई है। 3 दिन का यह राजकीय शोक रहेगा। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा झटका लेकर आया है। एक मनहूस सुबह जब डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ एक प्लेन क्रैश के दौरान, जिसमें 5 और लोगों की भी मौत हो गई है और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये घोषणा की गई है कि 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इससे पहले परिवार के लिए संवेदना भी जता चुके हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है, जानकारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है और इस पूरी घटना की जानकारी ली है। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट है कि यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये बेहद दुखद घटना हुई है आज जिस तरीके से अजीत पवार का निधन हुआ है। बारामती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ लोगों का हुजूम देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रभाव था, चाहे वो राजनीतिक मान लीजिए, चाहे भावनात्मक जुड़ाव लोगों के बीच था। अजीत पवार का उनकी कर्मभूमि बारामती रही है और ये दुखद संयोग कि आज उसी धरती पर उनका निधन हुआ है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ, यहाँ लोगों से मिलने के लिए पहुँच रहे थे, 4 कार्यक्रम थे, जनसभाएं होनी थी, तैयारी उनके स्वागत की जा रही थी, लेकिन कल्पना से परे ये दुखद खबर सामने आई। और उसके बाद अब आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। कार्यकर्ता फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी के लिए एक बड़ा झटका है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बहुत सी संभावनाएं भविष्य के लिए अब हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। अजीत पवार, उन्हें दादा के नाम से लोग जानते थे, अजीत दा उन्हें कहा जाता था। और आज जब उनके निधन की खबर आई है तो किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, फूट फूट कर रोते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद आसपास के गांव के लोग यहाँ पर उमड़ पड़े, मदद के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने आसमान में धुएं का गुबार देखा, आग की ऊंची उठती हुई लपटें और जोरदार धमाके की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, वो तुरंत यहाँ पर पहुंचे। लेकिन पलक झपकते ही इतना बड़ा ये हादसा हो गया कि सब कुछ जलकर राख हो गया, किसी को बचाया नहीं जा सका। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ। अब उसका केवल पीछे का हिस्सा यानी जो टेल पार्ट होता है वो केवल बचा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह जलकर राख हो गया। रनवे पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। रनवे से ये विमान फिसल गया था। एविएशन कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि जो मौसम की खराबी थी यानी विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसा हुआ है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी जांच होगी, डीजीसीए की ओर से जांच की जाएगी। लेकिन ये दुखद घटना हुई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। उनके साथ जो अन्य लोग विमान में सवार थे उनकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। प्लेन में 5 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद और दर्दनाक ये घटना हुई है। आज सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है। सुबह 8:10 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और बारामती जैसे ही लैंडिंग के लिए पहुंचा, रनवे पर यह विमान फिसला और उसके बाद ये बहुत बड़ी घटना हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से उन्होंने घोषणा की है और इस हादसे पर दुख जताया है। परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की हैं और ये भी कहा है कि कुछ ही देर में वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे। फिलहाल अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां पार्थिव शरीर ले जाया गया है अजीत पवार का और उनके